देख सीमा, तू ऐसा वैसा कुछ करने की सोचना भी मत। रवि अच्छा लड़का नहीं है, अभी भी समय है, समझ जा। नीमा दीदी के शब्द मानो पटरी पर दौड़ती रेलगाड़ी का पीछा कर रहे थे। भय, आशंका, उत्तेजना के बीच हिचकोले लेता मन अतीत को कभी आगे तो कभी पीछे धकेल देता था। कुछ देर पहले रोमांचकारी सपने लिए भविष्य में खोया मन जाने क्यों अज्ञात भय से घिर गया था। मम्मी पापा की लाडली बेटी और नीमा दीदी की चहेती बहन घर से भाग गई है, यह सबको धीरे धीरे पता चल जाएगा। आज सुबह आँख खुलते ही मम्मी चाय का प्याला लेकर जगाने आ जाएगी। क्या पता रात को ही सब जान गए हों। कितना समझाया था नीमा दीदी ने, इस उम्र में लिया गया एक भी गलत फैसला हमारे जीवन को बिखेर सकता है। जितना दीदी समझाने का प्रयास करती उतनी ही दृढ़ता से बिंदास सीमा 2 कदम रवि की ओर बढ़ा देती। सीमा, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, ये प्यार व्यार के चक्कर में पड़कर अपने भविष्य से मत खेल। दीदी, अब तो रवि मेरी जिंदगी है, मैंने उसे दिल से चाहा है, वो जीवन भर मेरा साथ निभाएगा। सीमा का ये फिल्मी संवाद सुन नीमा अपना सर पकड़ लेती है। क्या हम तुझे नहीं चाहते? और अगर तुझे अपने प्यार पर इतना ही भरोसा है तो एक बार पापा से बात कर उसे सबसे मिलवा तो सही। एक अनजाने अविश्वास के तहत जाने क्यों सीमा पापा से बात करने की हिम्मत ना जुटा पाई। उस वक्त रवि द्वारा घर से भागकर शादी करने का रास्ता उसे रोमांच भरा दिखाई दिया। रवि के केयरिंग स्वभाव पर वह उस दिन फिदा हो गई जब नीमा दीदी के जोर डालने पर उसने रवि को मम्मी पापा से मिलने को कहा तो उसने भावावेश में सीमा को गले लगा लिया और कहा वह अपने प्यार को खोने का रिस्क नहीं उठा सकता। बस उसी रात गली के उस पार इंतजार करते रवि के साथ वह आ गई। घर छोड़कर आते समय सीमा का मनोबल चरम पर था। रास्ते में रवि ने बताया कि वो लोग नैनीताल जा रहे हैं, जहां वे कुछ दिन उसके एक दोस्त के घर पर रहेंगे और 7 महीने बाद जब सीमा बालिग हो जाएगी तो वो कोर्ट में जाकर शादी कर लेंगे। रास्ते भर वह सीमा को समझाता रहा कि इस दौरान उसे किसी से संपर्क नहीं रखना है। इस मामले में यहाँ का कानून बेहद सख्त है। विचारों में डूबती उतरती सीमा कब नींद के आगोश में चले गई उसे पता ही नहीं चला। अचानक एक स्टेशन पर गहमा गहमी के बीच उसकी नींद खुली। उसने देखा तो रवि अपनी सीट पर नहीं था। बिंदास और मजबूत इरादों वाली सीमा का हलक सूख गया था। आवेग से उसकी आंखें भर आई, माथे पर पसीने की बूंदें चूचवा आई। अकेलेपन के एहसास ने उसे घेर लिया। तभी वह अपना मोबाइल खोजने लगी। पूरा फर्श खंगाल डाला पर कहीं मोबाइल नहीं दिखा। आप मोबाइल तो नहीं ढूंढ रही हैं? सामने देखा तो एक युवती बैठी किताब पढ़ रही थी। आपने मुझसे कुछ कहा? सीमा बोली। मुझे लगा आप अपना मोबाइल ढूंढ रही हैं। हाँ, आपने देखा क्या? सीमा ने पूछा तो वह बोली, तुम्हारे साथ जो लड़का है वह तुम्हारा भाई है क्या? उसका प्रश्न सीमा को रुचिकर नहीं लगा। तभी उस युवती ने आगे खुलासा किया, तुम्हारा मोबाइल तुम्हारे साथ जो लड़का था वह ले गया। कातर दृष्टि से इधर उधर देखती सीमा को उसने बताया कि वह दूसरे कंपार्टमेंट में बैठा ताश खेल रहा है। सीमा यह सुन शर्म से गड़ गई। उसे रवि पर बहुत गुस्सा आ रहा था। क्या आप मेरा सामान देख लेंगे? मैं वॉशरूम जाके आती हूँ। सीमा तेजी से निकली। तभी अंधेरे में किसी की आवाज़ पर उसके पांव वहीं ठिठक गए। दरवाजे के पास खड़ा रवि मोबाइल पर किसी से कह रहा था, बस ऐसे ही बेवकूफ़ लड़कियों से तो हमारी रोजी रोटी चल रही है। उसका मोबाइल ले लिया है, 15-20 हज़ार का तो होगा ही। डर भी था कहीं घर वालों से संपर्क न कर बैठे। मैं बिना बात के मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता। अभी पूछा तो नहीं है पर घर से कुछ न कुछ ज़रूर लेकर आई होगी। घर जो बसाना है मेरे साथ। उसके शब्द ठाव के साथ हवा में तैर गए। और हाँ सुन, तू सारा इंतज़ाम रखना, मेरी जिम्मेदारी केवल वहाँ तक छोड़ने की है, आगे तू संभालना। बस फिल्म मस्त बननी चाहिए। इस वार्ता को सुनकर सीमा का खून बर्फ़ की तरह जम चुका था। उसके पाँव स्थिर न रह पाए। वह गिरने ही वाली थी कि किसी ने उसे संभाला और वह कैसे अपनी सीट तक आई उसे पता ही नहीं चला। 2 घूंट पानी पीने के कुछ क्षण बाद उसने आंखें खोली तो अपने कंपार्टमेंट में बैठी युवती का चिर परिचित चेहरा देखा। तुम ठीक हो ना? उसने जैसे ही पूछा सीमा की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उस युवती ने अपने साथ आए शख्स को बाहर भेज दिया और कूपे को अंदर से बंद कर लिया। क्या हुआ, साथ आया लड़का बॉयफ्रेंड है ना तुम्हारा? उस युवती की बात सुन प्रिया फपक के रो पड़ी। देखो वो लड़का ठीक नहीं है, वह शायद तुम्हें भी पता चल गया होगा। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों घर से भाग के आए हो। सीमा ने आश्चर्य और संकित नज़रों से उसे देखा। वह बोली, मेरा नाम गौरी है, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। वैसे तुम्हारे पास और कोई चारा भी नहीं है। युवती की बातों में सच्चाई थी।
वैसे भी रवि का जो विभत्स चेहरा वो अभी अभी देख कर आई है, उसे देख कर तो उसकी रूह तक कांप उठी है। देखो, जो गलत कदम तुमने उठाया, जिन कांटों में तुम उलझी हुई हो, उससे निकलने के लिए तुम्हें साहस जुटाना पड़ेगा। गौरी की बातों का प्रभाव सीमा पर पड़ा। कुछ देर में ही वो संभल गई। सीमा नाम है ना तुम्हारा? अपने पापा का नंबर मुझे दो, उसने अधिकार से कहा। तो सीमा ने पापा का नंबर बता दिया। वह युवती बात करने के लिए बाहर चली गई। अब तक सीमा स्थिति का सामना करने को तैयार हो गई थी। कुछ देर में वह वापस आई और बोली, मैंने तुम्हारे पापा से बात कर ली है, वो अगली फ्लाइट से नैनीताल पहुंच रहे हैं। अब तुम्हें क्या करना है यह ध्यान से सुनो। वह सीमा को कुछ बताते हुए अपने साथ आए युवक से बोली, मैडम के साथ जो व्यक्ति आया है उसे बताओ कि उसे बुला रही है, और हाँ, तुम कुछ देर के लिए बाहर ही रहना। कुछ देर बाद रवि आ गया तो सीमा उससे शिकायती लहजे में बोली, तुम कहाँ चले गए थे? मैं कितना डर गई थी, मालूम है तुम्हें? रवि उसकी बात सुनकर तुरंत बोला, मैं तुम्हें छोड़कर भला कहाँ जाऊँगा। सीमा ने कॉपी की लाइट जला दी। उसे कुछ देर पहले जिस रवि की आंखों में प्यार का समंदर दिखाई दे रहा था, अब उसमें उसकी मक्कारी दिखाई दे रही थी। अब वो अपनी खुली आंखों से देख रही थी किस तरह से रवि इधर उधर देख रहा था। तभी प्यार से सीमा ने उससे कहा, मैं तुम्हें एक खुशखबरी देना चाहती हूँ। क्या? भौचक्का सा वो बोला। तो सीमा ने कहा, जानते हो, पापा हमारी शादी के लिए राजी हो गए हैं और वो नैनीताल पहुँच रहे हैं। सीमा के इस खुलासे से रवि का तो रंग ही उड़ गया। वो अचानक बिफर पड़ा, बेवकूफ़ लड़की, मैंने मना किया था किसी को फ़ोन मत करना। तभी मानो उसे कुछ याद आया हो, न चाहते हुए भी उसके मुंह से निकला, तुम्हारा मोबाइल तो मैं जानती हूँ, वह तो तुम्हारे पास है। इससे पहले कि रवि कुछ और पूछता, सीमा अपना आपा खो चुकी थी। उसका हाथ पूरे वेग से लहराया और उसने रवि के गाल पर एक जोरदार चांटा जड़ दिया। क्रोध और अपमान से उसका बदन कांप रहा था। रवि का सारा खून निचुड़ गया था। शोर शराबे की आवाज़ बाहर तक चली गई थी। लोगों ने अंदर झांकना शुरू कर दिया था। इतनी देर में टीटी आ गया। उसने पूछा कि माजरा क्या है, तो बड़े इत्मीनान से वह युवती उठकर आई और बोली, ये मेरी रिश्तेदार है। दरअसल ये हमारे साथ बैठा एक यात्री है, हमें लगता है कि इसने हमारा मोबाइल चुराया है, आप पुलिस बुलाइए। रवि के चेहरे की हवाएं उड़ने लगी थी। देखिए मैडम, यह फर्स्ट क्लास का डब्बा है, आप इसमें बैठे यात्री पर इस तरह का इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। टीटी के बोलने पर मैडम के साथ आए व्यक्ति ने बोला, मैं भी इनको यही समझा रहा हूँ कि पुलिस के झंझट में पड़ने से पहले खुद तसल्ली कर लो। इतना कहते ही उसने रवि की जेब में खंगालते हुए सीमा का मोबाइल निकाल लिया। रवि सकते में था। पासा यूँ पलट जाएगा उसने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। तुरंत रेलवे के 2 पुलिस कांस्टेबल आए तो उस युवती ने अपना पहचान पत्र दिखाया, एसीपी गौरी। एसीपी गौरी पढ़कर दोनों ने उसे एक करारा सैल्यूट बजाया तो टीटी सहित सीमा भी अचंभे में पड़ गई। टीटी हंसकर बोला, क्या बेटा, चोरी भी की तो पुलिस वालों की? एसीपी गौरी ने अपने साथ आए व्यक्ति से कहा, इंस्पेक्टर अर्जुन, आप इसके साथ अगले स्टेशन पर उतर जाइए, मैं बताती हूँ आपको आगे क्या करना है। और हाँ, ज़रा इसे समझाना और ख़ुद भी ध्यान रखना कि इस लड़के का नाम बीच में ना आए। हंगामे के बीच रवि को अगले स्टेशन पर उतार लिया गया। ट्रेन में सवार यात्री इस पर अपनी अपनी टिप्पणी देने में मशगूल थे। सीमा अपमान और शर्मिंदगी से भरी देर तक रोती रही। तभी गौरी ने सांत्वना भरा हाथ उसकी पीठ पर फेरा तो वह गौरी के गले लग गई और बोली, आपने मुझे बचा लिया, आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। उसकी बात पर गौरी हंस पड़ी और बोली, कैसे नहीं बचाती तुम्हें? यह तो वही बात हुई कि एक डॉक्टर के सामने किसी ने खुदकुशी करने की कोशिश की, जान तो उस व्यक्ति की बचानी ही थी। ये मेरी पहली नियुक्ति है आईपीएस ऑफिसर के रूम में। तुमने तो मुझे शुरू में ही इतना बड़ा केस दिला दिया है। मैं तो तुम्हें देखकर ही समझ गई थी कि तुम घर से भाग कर आई हो। ट्रेन में चढ़ते वक्त तुम किसी दूसरी दुनिया में ही थी, किसी और का तुम्हें होश ही कहाँ था। दूसरों को ऑब्जर्व करना मेरी हॉबी है। उसे देखकर ही मैं समझ गई थी कि वो लड़का ठीक नहीं है। जब मैंने चुपके से उसे तुम्हारे पर्स से मोबाइल निकालते और पैसे चेक करते हुए देखा तो मुझे बड़ा अजीब लगा। जब वो बाहर गया तो मैंने अर्जुन से बात करके उस पर नज़र रखने को कहा। इसलिए जब तुम वॉशरूम गई थी तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी आई थी। मुझे पता था कि कहीं कुछ गड़बड़ तो है, पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि तुम जैसी पढ़ी लिखी लड़की आज के ज़माने में ऐसी मूर्खता कैसे कर सकती हो। ज़रा सोचो, अगर वह अपनी योजना में कामयाब हो जाता तो क्या होता। तुम ठीक समय पर संभल गई, अन्यथा उस दलदल में फंसने के बाद ज़िंदगी दूभर हो जाती। सीमा सब सोचकर एक बार की फिर से सिहर उठी। मैं अब घर जाकर सबसे नज़रें कैसे मिलाऊंगी, कुछ खोई हुई सीमा बोली। देखो सीमा, सवाल ये नहीं है कि तुम सबसे नज़रें कैसे मिलाओगी, यह सोचो कि तुम अपने वजूद से कैसे नज़रें मिलाओगी, जिसे तुमने इतने बड़े जोखिम में यूं ही डाल दिया। खुद से नज़रें मिलाने के लिए तुम्हें अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी अग्नि परीक्षा होगी।
अब यह तुम पर निर्भर करता है तुम किस तरह से खुद को और अपने भविष्य को संवार कर अपने परिवार के सदस्यों को यह खुशी दो जिससे तुम्हारा यह सफ़र न तुम्हें और न किसी परिवार को याद आए। गौरी की बातों का असर सीमा की चुप्पी पर दिखा। मन ही मन वो आत्ममंथन करती रही। मानसिक रूप से थकी सीमा कब सो गई पता ही नहीं चला। किसी के स्नेह भरे स्पर्श से आंखें खुली। सामने पापा को देख वो छोटी बच्ची की तरह उनसे लिपट गई। साथ ही साथ में आई हुई नीमा भी रो पड़ी। आपका यह एहसान हम कैसे चुका पाएंगे, पापा गौरी से बोले। पापा आप मुझे कभी माफ़ कर पाएंगे क्या? उन दोनों की बात सुनकर गौरी ने सीमा के पापा से कहा, अगर आप वाकई एहसान उतारना चाहते हैं तो मुझसे वादा कीजिए कि आप अपनी बेटी पर भरोसा कायम रखते हुए इसकी उड़ान को पंख देंगे, इस सफ़र को भूलते हुए आगे की ज़िंदगी में इसका साथ देंगे, ना कि इस सफ़र का बार बार उल्लेख कर इसके आगे की ज़िंदगी को दूभर बनाएंगे। मैं वादा करता हूँ कि सीमा की आज की भूल का जिक्र करके हम इसके मनोबल को नहीं गिरने देंगे। आज के बाद हम में से कोई भी सीमा से इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। पापा आपकी बेटी आपका सिर कभी झुकने नहीं देगी। मैं भी गौरी दीदी जैसा बनकर दिखाऊंगी। गौरी के व्यक्तित्व के प्रभाव से प्रभावित सीमा पापा का साथ पाकर पूरे आत्मविश्वास से बोली, पापा आपकी बेटी आपका सर कभी नहीं झुकने देगी। मैं भी गौरी दीदी जैसा बनकर दिखाऊंगी। गौरी के व्यक्तित्व के प्रभाव से प्रभावित सीमा पापा का साथ पाकर पूरे आत्मविश्वास से बोली तो पापा और नीमा ने उसे प्यार से थाम लिया। गौरी समझ गई कि अब सही मायने में सीमा भंवर से बाहर निकल चुकी है। उसके होठों पर एक तसल्ली भरी मुस्कुराहट थी। तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कृपया कमेंट कर ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।